जितना जल्दी छोड़ेगा, जितना जल्दी छोड़ेगा ऑक्सीजन को उतनी जल्दी तो जाएगी बॉडी में, है ना। जितना जल्दी फटाफट से बांटेगा ऑक्सीजन टिश्यूज को उतनी जल्दी उनकी डिमांड पूरी होगी। तो लेस बाइंडिंग कैपेसिटी होता है, लेस बाइंडिंग कैपेसिटी मतलब जल्दी छोड़ देता है। उसके बाद हाइयर ब्रीथिंग रेट, पहाड़ों पर जाने पर क्या होता है, हमारे सांस लेने का जो ब्रीथिंग रेट होता है वैसे 12 से 16 टाइम होता है 1 मिनट में, पर वो बढ़ जाता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, हमारे इंसानों में क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड पर जाने पर उनका मोर आरबीसी काउंट जो होता है बढ़ जाता है, लेस बाइंडिंग कैपेसिटी हो जाती है ऑक्सीजन के साथ, और हाइयर ब्रीथिंग रेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बिहेवियरल और मतलब बिहेवियरल एडेप्टेशन। तो बिहेवियरल एडेप्टेशन में तो मतलब बिहेवियर से, व्यवहार से एडेप्टेशन करना, इसमें वहीं आ जाता है हाइबरनेशन और रेस्टिवेशन, माइग्रेशन, बरोइंग, है ना, कि गड्ढा खोद के जमीन में घुस जाओ और फिर जब छाँव वाँव हो जाए तो बाहर निकल आओ। ठीक है, हाइबरनेशन और रेस्टिवेशन बिहेवियरल मीन्स है कि भैया गर्मी आई, धूप आई, कहीं हम चले गए, सर्दी आई तो चले गए, तो ये जो है ये भी एक बिहेवियरल एडेप्टेशन है, माइग्रेशन। ठीक है, हाइबरनेशन एंड रेस्टिवेशन, ये तो स्लीप ही है ना, एक विंटर स्लीप है, एक समर स्लीप है, तो सो गए या माइग्रेट कर गए या तो बरोइंग, गड्ढा खोद के सो गए उसमें जमीन के अंदर, तो दीज आर बिहेवियरल एडेप्टेशन। यू हैव टू रीड द एनसीईआरटी। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा मैं जो बोल रहा हूँ। उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस में देखो क्या क्या होता है। मैंने सबसे पहले आपको बताया था एडेप्टेशन 3 तरीके के होते हैं। फिजियोलॉजिकल में मैंने कंगारू वर्ड बताया, और मैंने बताया हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है। बिहेवियरल में मैंने बताया हाइबरनेशन और रेस्टिवेशन। ठीक है, उसके बाद माइग्रेशन और बरोइंग, और उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, मतलब मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, दिखने में, है ना। तो डेजर्ट प्लांट्स में एक थिक क्यूटिकल होता है डेजर्ट प्लांट्स के अंदर, वो उसको क्या करता है, वहाँ अडेप्ट करने में मदद करता है। उसके बाद लीफ रिड्यूस हो जाती है स्पाइंस के अंदर, है ना। भाई डेजर्ट प्लांट्स के अंदर क्या होता है, थिक क्यूटिकल होता है डेजर्ट प्लांट्स के अंदर, डीप शंकर स्टोमेटा होता है। डीप शंकर स्टोमेटा का मतलब क्या, गहराई में पड़े होते हैं ताकि जल्दी से वाटर लॉस ना हो, ट्रांसपिरेशन ना हो। ठीक है, उसके बाद लीफ रिड्यूस टू स्पाइंस, लीफ जो है स्पाइंस में रिड्यूस हो जाता है। और फिलोक्लेट्स होते हैं, यानी कि कुछ जो स्टेम होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का काम क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, मतलब लीव्स एज सच नहीं होती। ठीक है, स्टेम्स क्या करने लगते हैं मतलब फोटोसिंथेसिस का काम करने लगता है। मैंने क्या बोला, डेजर्ट प्लांट्स में थिक क्यूटिकल होता है, डीप शंकर स्टोमेटा होता है, लीफ जो होता है स्पाइंस में रिड्यूस हो जाती है, और फिलोक्लेट्स होते हैं। ठीक है, फिलोक्लेट्स होते हैं, मतलब फिलोक्लेट्स एक जनरल आप दूसरे डेजर्ट प्लांट्स का भी समझ सकते हो कि ये दूसरे डेजर्ट प्लांट्स में होता है कि वहां पर क्या होता है, जैसे जिसमें लीफ जो है वो स्पाइन में रिड्यूस हो गई है, वहां तो जनरली ऐसा नहीं होगा। पर मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जो लीफ का काम है ना, वो स्टेम ऑक्यूपाई कर लेता है फोटोसिंथेसिस का, तो उसे हम फिलोक्लेट कहते हैं। खैर ये पता होना चाहिए आपको। और उसके बाद सील्स के अंदर, जो सील्स आप समझते हो, उनके अंदर थिक ब्लबर, मतलब एक फैट की लेयर होती है स्किन के नीचे। ठीक है, ये भी क्या है, एक मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है। मैमल्स ऑफ कोल्डर क्लाइमेट्स हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स। ये आपको ध्यान रखना है कि जो कोल्डर क्लाइमेट्स के एनिमल्स होते हैं, जो कोल्डर क्लाइमेट्स में रहते हैं, ठंडी जगह पर रहते हैं, उनके छोटे लिम्स, हाथ पैर और कान होते हैं। इसको एलन रूल कहती है एनसीईआरटी, क्या कहती है इसको, एलन रूल। ठीक है, तो ये मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन का पार्ट है। ओके भैया, अब अगला टॉपिक आ जाता है पॉपुलेशंस। तो अगेन पॉपुलेशन क्या है ये तो आप जानते ही हो। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को मिला दो तो पॉपुलेशन बन जाती है। और पॉपुलेशन में यार पोटेंशियली इंटरब्रीड करनी चाहिए, ये भी एक बात आपको पता होनी चाहिए कि वो पोटेंशियली इंटरब्रीड कर पाए, मतलब अपने लोगों में रिप्रोडक्शन कर पाए, है ना, रिप्रोडक्शन करके और बच्चे पैदा कर पाए, इसे पोटेंशियली इंटरब्रीड कहते हैं। कोई भी पॉपुलेशन आप समझ सकते हो, जैसे बैक्टीरिया इन कल्चर प्लेट एनसीईआरटी कहती हैं, या तालाब में कुछ ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, कोई भी आप किसी भी पॉपुलेशन समझते हो ना, जहाँ पर एक जैसे एक ही तरह के काफी सारे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं और वो पोटेंशियली इंटरब्रीड कर सकते हैं, इसको पॉपुलेशन कहते हैं। अब अगली चीज आती है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट क्या होती है, कौन पॉपुलेशन एट्रीब्यूट का मतलब पॉपुलेशन की विशेषताएं, क्या एट्रीब्यूट्स होती हैं उसकी। तो 4 एट्रीब्यूट हैं इसमें। ठीक है, तो हाँ 4 एट्रीब्यूट्स हैं। पहले तो बर्थ रेट। तो बर्थ रेट का मतलब पर कैपिटा बर्थ्स पर यूनिट टाइम, मतलब किसी सिंपल का मतलब बर्थ रेट क्या है कि यार देखो पर्टिकुलर, जैसे मैं आपको बताता हूँ बर्थ रेट क्या होता है फॉर्मूला, जस्ट अ मिनट। यस, पर कैपिटा एक वर्ड लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, पर कैपिटा का मतलब होता है पर पर्सन। ठीक है, तो
क्या होता है फॉर्मूला, देखो बर्थ रेट क्या होता है, ये पहला पॉपुलेशन एट्रीब्यूट है, ये पहला पॉपुलेशन एट्रीब्यूट है। तो इसमें क्या है यार, बर्थ रेट क्या होता है, बर्थ रेट होता है भैया तुम्हारे पास टोटल ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, टोटल ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, मतलब ऑर्गेनिजम्स में ये बात ध्यान रखनी है कि बर्थ वाले बच्चे, बर्थ वाले कई बच्चे क्या करते हैं, उन्हें पॉपुलेशन दे दो, टोटल ऑर्गेनिज्म दे दो, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन दे दो, उसमें जितने बच्चे पैदा होते हैं उसको भी जोड़ देते हैं, वो नहीं जोड़ने हैं, वो नहीं जोड़ने हैं, टोटल ऑर्गेनिज्म और जितने बच्चे पैदा हुए, ठीक है, बर्थ चाइल्ड जितने बच्चे पैदा हुए, जितने बच्चे पैदा हुए वो ऊपर अपॉन टोटल जितने थे, टोटल वाले में बच्चे जितने पैदा हुए वो नहीं जोड़ने, इससे क्या हो जाएगा आपका बर्थ रेट आ जाएगा। ऐसे डेथ रेट भी होता है, डेथ रेट में जितने लोग मरे, ठीक है, जितने लोगों की डेथ हुई, डेथ ऑर्गेनिज्म अपॉन टोटल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि टोटल कितने थे, आप टोटल वाले में से माइनस नहीं करने जितने डेथ हो गए हैं, जितने ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो गई है उनको माइनस नहीं करना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो चार होते हैं वैसे, चार पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, चार विशेषताएं होती हैं, जैसे बर्थ रेट होता है, डेथ रेट होता है, सेक्स रेशियो होता है, एज पिरामिड होता है। बोलती भी एनसीईआरटी की भैया देखो एक सिंपल ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है, डेथ होती है, सेक्स होता है, पर जो इसका पॉपुलेशन का क्या होता है, बर्थ रेट होता है, डेथ रेट होता है, सेक्स रेशियो होता है, ठीक है, और चौथा जो है एज पिरामिड, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो तो बर्थ रेट समझ गए, ठीक है, बर्थ रेट समझ गए जितने बर्थ हुआ अपॉन टोटल ऑर्गेनिज्म, डेथ रेट समझ गए जितने डेथ हुआ अपॉन टोटल ऑर्गेनिज्म। उसके बाद अगली बात आती है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब कितने मेल्स हैं और कितना फीमेल्स हैं, इसका जो परसेंटेज होती है ना, इसको हम सेक्स रेशियो कहते हैं, कितने मेल्स हैं, कितने परसेंट मेल्स हैं और कितने परसेंट फीमेल्स हैं, इसको हम सेक्स रेशियो कहते हैं। जो अगला इंपॉर्टेंट वाला है दैट इज एज पिरामिड। अब एज पिरामिड समझ लो भैया कि एज पिरामिड जो है वो किसी पॉपुलेशन के लिए क्या किया जाता है, प्लॉट किया जाता है ना। और अब देखो हमारे में ना एज पिरामिड तीन तरीके के हैं, हमारे में एज पिरामिड तीन तरीके के हैं। तो इसमें आपको आई होप सो आपने एज पिरामिड पढ़ रखे होंगे और इस वक्त आपको समझाना नहीं है। तो तीन तरीके के हैं, एक्सपेंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग। एक्सपेंडिंग में क्या होते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव वाले सबसे ज्यादा, रिप्रोडक्टिव वाले उससे कम, पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले सबसे कम, ठीक है। मैं दोबारा से बोलता हूँ, एक्सपेंडिंग में क्या होता है, प्री रिप्रोडक्टिव वाले सबसे ज्यादा, रिप्रोडक्टिव वाले उससे कम और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले उससे कम। इसको हम एक्सपेंडिंग ग्राफ कहते हैं क्योंकि ये एक्सपेंड कर रहा है ना, एक्चुअली डाउनवर्ड देखो, ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ देखो, तो नीचे आओ ऊपर से, ठीक है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव से प्री रिप्रोडक्टिव की तरफ आओ तो एक्सपेंड नहीं कर रहा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरह की ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिंग कहते हैं, एक्सपेंडिंग एज पिरामिड कहते हैं। और इसकी शेप कैसी है, कई बार शेप पूछ ली जाती है, तो बेटा ये जो एक्सपेंडिंग वाला एज पिरामिड है, इसकी शेप होती है ट्रायंगुलर शेप, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप। कैसे पता लगा, देखो देख लो, ये कुछ ऐसा है ना, ये देखो एक ट्रायंगल सी शेप नहीं बन रही, तो इसलिए ट्रायंगुलर शेप कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर शेप या पिरामिडल शेप भी बोल देते हैं, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप या फिर पिरामिडल शेप भी, क्योंकि ऑब्वियसली ये पिरामिड तो बनी है, पिरामिड ही तो है एक तरीके से, ट्रायंगुलर शेप या पिरामिडल शेप, ठीक है। उसके बाद अगला आता है स्टेबल। स्टेबल में क्या होता है कि प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव वाले लगभग क्या होते हैं, सेम होते हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले कम होते हैं, तो ये स्टेबल होता है। स्टेबल में क्या होता है, स्टेबल में अगर आप देखोगे तो स्टेबल में अपनी एनसीईआरटी में ना जो ग्राफ आपको दे रखा है वो कुछ ऐसा है ना, मतलब कुछ अनशेप
ऐसा ग्राफ बनेगा, नहीं अर्न शेप नहीं, सॉरी, घंटे के शेप का। जैसे आप लोग जाते हो मंदिर वगैरह में तो वहां पर घंटा होता है ना, जो उसकी तरह ये शेप आ रही है। ठीक है, हर चीज को यार रटने की जरूरत नहीं, कितना रटोगे। एक्सपेंडिंग में पिरामिडल है, और उसके बाद स्टेबल में कैसा है, ये अर्न शेप्ड है, सॉरी बेल शेप्ड है। क्या कहते हैं इसको, बेल शेप्ड कहते हैं, बेल के शेप का, है ना, घंटी के शेप का, बेल शेप्ड कहते हैं। उसके बाद डिक्लाइनिंग का देखो कैसा है, डिक्लाइनिंग में बीच में, डिक्लाइनिंग में क्या है, रिप्रोडक्टिव वाले ज्यादा है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले भी कम है, और रिप्रोडक्टिव वाले भी कम है। ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव वाले भी कम है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा है डिक्लाइनिंग का। ठीक है, तो डिक्लाइनिंग का अगर आप शेप बनाने की कोशिश करो तो ये आपको कुछ इस तरह की शेप मिलेगी। ध्यान से देखो, ये आपको घड़े की शेप नहीं दिख रही, घड़े की, है ना, घड़े तो बन गए एक तरीके से। घड़ा यानी कि कलश, समझते हो, कलश, कलश होता है शादियों वगैरह में उठाया जाता है, भागवत वगैरह में उठाया जाता है, तो कलश होता है। तो कलश को हम लोग अर्न कहते हैं। तो ये जो आपका डिक्लाइनिंग होता है, डिक्लाइनिंग एज पिरामिड के शेप होते हैं अर्न शेप। आपको याद क्या रखना है, आपको ये ध्यान रखना है भैया, एक्सपेंडिंग में प्री रिप्रोडक्टिव वाले सबसे कम, फिर सॉरी प्री रिप्रोडक्टिव वाले सबसे ज्यादा, रिप्रोडक्टिव वाले उससे कम, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले सबसे कम। इसकी शेप कैसी होती है, ट्रायंगुलर या पिरामिडल शेप होती है। उसके बाद स्टेबल में क्या होता है, प्री और रिप्रोडक्टिव वाले लगभग सेम होते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले कम होते हैं। इसकी शेप क्या होती है, बेल शेप होती है। और डिक्लाइनिंग में क्या होता है, डिक्लाइनिंग में प्री और पोस्ट दोनों कम होते हैं, रिप्रोडक्टिव वाले सबसे ज्यादा होते हैं। इसकी शेप कैसी होती है, अनशेप्ड होती है, कलश की तरह शेप होती है। ठीक है, आगे देखो, अगला टॉपिक आ जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो पॉपुलेशन साइज को, पॉपुलेशन की साइज कितनी है, इसको हम लगभग टेक्निकल टर्म में पॉपुलेशन डेंसिटी कह देते हैं कि पॉपुलेशन की साइज कितनी है, इसको टेक्निकल टर्म में पॉपुलेशन डेंसिटी कह देते हैं। और ये ना कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर और बायोमास। या तो इसको नंबर के टर्म में क्या करो, पॉपुलेशन डेंसिटी को मानो, या बायोमास के टर्म में पॉपुलेशन डेंसिटी को नापो। किस किस के टर्म में नापते हैं, या तो नंबर के टर्म में या तो बायोमास के टर्म में। ठीक है, समटाइम्स रिलेटिव डेंसिटी सर्व द पर्पस इक्वली वेल। कई बार क्या होता है, हम एग्जैक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं निकाल सकते, तो उस टाइम पर रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी क्या करती है, ज्यादा मदद करती है। कहीं है ना, हम जैसे यार मान लो कि भैया एग्जैक्ट टाइगर की कितनी पॉपुलेशन है, तो हम एक एक टाइगर के सामने जा करके ढूंढ करके, झाड़ी हटा करके थोड़ी ढूंढ सकते हैं कहाँ कितने हैं। तो उस समय पर फीकल पैलेट्स और उसके जो पग मार्क्स हैं, ये जो है हमें पहचानने में मदद करती हैं। मतलब ये रिलेटिव डेंसिटी का रिलेटिव डेंसिटी मतलब कि आखिर कितनी है, क्या भाई, अगर हमें बहुत सारी पॉटी मिल रही है, हमें बहुत सारे पग मार्क्स मिल रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे हाँ यार टाइगर बहुत ज्यादा है। तो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो भी हमें ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन डेंसिटी को हमें नापने में मदद करती है, उतना ही इक्वली सर्व होती है जितने की ओरिजिनल पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, उसके बाद भैया पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ देखो कब होती है पॉपुलेशन ग्रोथ, तो इसके लिए एनसीईआरटी में एक इक्वेशन दे रखी है, वो इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, दैट इज nt+1 इक्वल टू nt+b+i माइनस d+e। t+1 का मतलब क्या है यहाँ पर, t+ का मतलब ये है ना, देख लो इसे एक बार, स्क्रीनशॉट लेना है तो हाँ भाई, तो एक इक्वेशन दे रखी है पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर, दैट इज nt+1 इक्वल टू nt b+i माइनस d+e, है ना। t+1 का मतलब क्या है यार, एक साल के बाद, एक साल के बाद। nt का मतलब एक साल पहले, है ना, nt का मतलब क्या है, एक साल पहले। तो भैया एक साल के बाद कितनी पॉपुलेशन है, इस बात को इस इक्वेशन से बताया जा सकता है कि भैया एक साल के बाद या टी टाइम में, है ना, एक टाइम मतलब एक सेकंड तो नहीं, एक साल ही मानो इसको, एक साल के बाद भैया देखो एक साल पहले जितनी पॉपुलेशन थी, एनटी जितने इंडिविजुअल्स थे, nt+1 नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर। एनटी का मतलब कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल टी टाइम मतलब एक साल पहले थे, b+i मतलब कितने बर्थ हुए, प्लस आई, है ना, आई का मतलब कितने लोग आए,
बर्थ का मतलब वही हो गया, मतलब नेटैलिटी हो गया। बी को वैसे एनसीईआरटी ने नेटैलिटी से, आई को इमिग्रेशन, डी का मतलब डेथ और ई का मतलब एमिग्रेशन। ठीक है, शॉर्ट में समझ लेते हैं। बी का मतलब बर्थ मतलब कितने लोग जन्मे, आई का मतलब इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मतलब कितने लोग हमारी पॉपुलेशन में आ गए। तो आए हैं ना, तो मतलब पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, और जितने लोग पैदा हुए वो भी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, माइनस जितने लोगों की डेथ हो गई और जितने लोग एमिग्रेट कर गए यानी कि चले गए, वो हमारी पॉपुलेशन को कम करेंगे। तो हमने क्या किया भाई, जितने लोगों का बर्थ हुआ और जितने लोग हमारी पॉपुलेशन में आए उन सबको प्लस कर लिया, और जितने लोग की डेथ हो गई, जितने लोग चले गए पॉपुलेशन को छोड़कर, उनको माइनस कर दिया। तो हमें पता लग गया कि एक साल में कितने टोटल लोग बढ़े हैं। इस ब्रैकेट में जो चीज लिखी है ये बताई है कि कितने लोग एक साल में बढ़े हैं, है ना। तो कितने लोग बढ़े हैं और एक साल पहले कितने थे, ये तो एंटी बता रहा था, ये तो एंटी आंटी एक साल पहले थे, ये एंटी बता रहा था। तो एक साल पहले थे, उसमें कितने लोग बढ़े प्लस हो गया, तो हमें पता लग गया एक साल बाद कितने हैं, है ना। समझ आ गया, ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। तो बता देता हूं मैं, देखो इमिग्रेशन पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ाती है, नेटैलिटी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ाती है, डेथ और एमिग्रेशन क्या करती है, पॉपुलेशन डेंसिटी घटाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके ओके। और अंडर नॉर्मल कंडीशन बर्थ एंड डेथ्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। नॉर्मल कंडीशन के अंदर, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में इतना ज़्यादा एमिग्रेशन और मतलब इमाइग्रेशन और एमिग्रेशन नहीं होता, तो डेथ और बर्थ ही उस समय पॉपुलेशन डेंसिटी को, पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती है। समझ में आया। नेटैलिटी और इमाइग्रेशन पॉपुलेशन को बढ़ाती है, मोर्टेलिटी और एमिग्रेशन पॉपुलेशन को घटाती है। ठीक है, जैसे यार इसमें ना एंटी का मतलब, जैसे एंटी का मतलब इसमें लिखा हुआ है पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वही मतलब है कि एक साल पहले कितने लोग थे, वही पॉपुलेशन कितनी थी, और एंटी प्लस वन एक साल के बाद कितनी थी। तो मैंने आसान भाषा में समझा दिया, और आपको ये इक्वेशन पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर ध्यान में रखनी है। ठीक है, ओके। तो अब ग्रोथ मॉडल्स, भैया ग्रोथ मॉडल्स दो तरीके के हैं, एक तो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ। ये दो तरीके के ग्रोथ मॉडल्स आपको एनसीईआरटी में गिवन है। तो जो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है ये एकदम आइडल ग्रोथ मॉडल है। तो आइडल ग्रोथ मॉडल का मतलब क्या हो गया कि कभी भी ये एग्जिस्ट करता नहीं, है ना। तो करता कौन सा है, करता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल क्या कहता है यार, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल कहता है कि भैया देखो, अगर अनलिमिटेड फूड और रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, तो एक बंदा खाएगा और खाकर अनेक तरीके से मतलब बच्चे पैदा करता रहेगा। अगर अनलिमिटेड फूड सोर्सेज हैं, मतलब उसकी ग्रोथ एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, मतलब एकदम तगड़ी तरीके से अपनी पॉपुलेशन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ये तो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। पर यार कभी भी फूड रिसोर्सेज क्या नहीं हो सकते, अनलिमिटेड नहीं हो सकते, चाहे कितने भी ज्यादा हो, कभी ना कभी वो अपने आप में एक लिमिट में आ जाते हैं। तो और जब लिमिट में आ जाते हैं तब भैया हमेशा ही उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी और एक पॉइंट पर आकर के वो कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब कि अब अगर इससे ज्यादा उसने पॉपुलेशन बढ़ाई तो वो लोग मतलब खत्म हो जाएगी, वो लोग उन रिसोर्सेज पर जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि खाने वाले ज्यादा हैं और खाने के लिए उतना है नहीं, खाने के लिए है कम और खाने वाले लोग ज्यादा हैं। समझ आ रही मेरी बात। तो इसमें ग्राफ दे रखा है 13.5 ग्राफ दे रखा है, इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी वर्सेस टाइम टी का ग्राफ दे रखा है, ए और बी, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो ए वाला जो ग्राफ है दैट इज योर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल का ग्राफ है, और बी वाला जो ग्राफ है वो आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का ग्राफ है। इसमें के पूछ लिया जाता है, के क्या होता है, के एक लाइन बना रखी है, के इज नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी, कि भैया नेचर कितने बंदों को क्या कर सकता है, झेल सकता है ना। नेचर मतलब यार नेचर 100 लोगों को खिला सकता है, तो अगर 110 कर दोगे, 120 कर दोगे, तो वहां पर भुखमरी मच जाएगी। मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ, ये डिटेल लेक्चर नहीं है, तो आई होप सो आपको ये बात पता होगी। तो इसीलिए देखो बी वाला ग्राफ, एनसीईआरटी खोल लो, पेज नंबर 230 निकाल लो, इसमें एक ग्राफ दे रखा है 13.5। ए वाला जो ग्राफ है दैट इज dn/dt इक्वल टू rn, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन है। इसका ग्राफ जो है ऐसे करके एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ है। और जो लॉजिस्टिक ग्रोथ का ग्राफ है वो है दूसरे वाला, उसमें क्या है, उसमें एक पॉइंट के पर आकर के
कांस्टेंट हो जाता है। कहां पर आकर के कांस्टेंट हो जाता है? नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी की भैया अब नेचर इससे ज्यादा नहीं खिला सकती बंदों को, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की क्या इक्वेशन है? dn बाई dt इक्वल टू rn। और लॉजिस्टिक ग्रोथ की क्या इक्वेशन है? dn बाई dt इक्वल टू rn। यहाँ पर एक और फैक्टर ऐड हो जाता है k माइनस एन बाई के, ठीक है, ध्यान रखना है k माइनस एन बाई के। असली कौन सा है? असली है मतलब जो रियल लाइफ में काम करता है वो है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, ठीक है। एन क्या है? वो सॉरी के क्या है बेटा? के कहते हैं नेचर की कैरिंग कैपेसिटी को, ओके। और इसका जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है ये देखो एस शेप का है ना, थोड़ा एस शेप जैसा है, कांस्टेंट हो जाता है फिर एस शेप का है, तो इसे सिग्मोइड कर्व भी कहते हैं कि लॉजिस्टिक ग्रोथ का जो कर्व आता है वो सिग्मोइड कर्व होता है। बड़ा लंबा चैप्टर है बच्चे, मैं आपको जल्दी जल्दी से कवर किए दे रहा हूँ, ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट बातें बता करके। तो मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ, हटा दूँ ये ग्राफ। आई होप सो आपने देख लिया होगा, ग्राफ आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, के पूछ लिया जाता है भैया के क्या है। तो मैं थोड़ी सी चर्चा और कर लेता हूँ उसके ऊपर। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल के ऊपर कर लेता हूँ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल के ऊपर कर लेता हूँ। तो इसका तो मैंने अभी बताया आपको कि क्या इक्वेशन होती है इसकी, dn बाई dt इक्वल टू rn। अब इस समय समझाने का मतलब नहीं है कि ये इक्वेशन कैसी आती है, क्या आती है। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तभी उसका ग्राफ लगभग अगर आप देखो तो थोड़ा सा मतलब dn बाई dt वर्सेस n का अगर ग्राफ होता तो वो स्ट्रेट लाइन होता, पर क्योंकि उसने पॉपुलेशन डेंसिटी n वर्सेस t ग्राफ बनाया इसलिए वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ आया है। अगर आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसे सॉल्व कर लोगे तो n इक्वल टू एन नॉट की पावर क्या आ जाता है भैया, एन नॉट की, है ना, इसे सॉल्व करोगे तो n इक्वल टू एन नॉट की पावर एन नॉट e की पावर rt, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। इसी को जब लॉग वॉग लेकर के सॉल्व करते हैं ना, डिफरेंशिएशन हटाते हैं, इंटीग्रेट वगैरह मारते हैं, तो ये इक्वेशन आ जाती है nt इक्वल टू एन नॉट e की पावर rt। किसको? dn बाई dt इक्वल टू rn को ही जब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं फर्दर ऑन, तो ये इक्वेशन इसी से ही आई है। ये इक्वेशन nt इक्वल टू एन नॉट e की पावर rt इसी का ही एक रूप है, जिसका dn बाई dt इक्वल टू rn। r क्या है बेटा? r है, अच्छा n क्या है? n है आज की पॉपुलेशन, ठीक है। n क्या थी वहां पर? nt जैसे था, तो n क्या है यहाँ पर? n क्या है आसान भाषा में बोलूं तो आज की पॉपुलेशन, टुडेज पॉपुलेशन, सॉरी ये कहाँ कर रहा हूँ, n, टुडेज पॉपुलेशन। तो आज की पॉपुलेशन को l बोल रहा है। और r क्या है? r है b माइनस डी, यानी कि बर्थ में से डेथ माइनस कर दो, बर्थ में से डेथ माइनस कर दो तो क्या मतलब, बर्थ में से डेथ माइनस कर दो तो आपको r मिल जाएगा, ठीक है। और r को का एक नाम भी दे रखा है एनसीईआरटी ने, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ये आपका नाम है, ये आपका r का नाम है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ठीक है। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज को आज की पॉपुलेशन के, आज की उस किसी पॉपुलेशन, भैया देखो dn बाई dt क्या है? dn बाई dt है रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, कि किस रफ्तार से पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है, किस रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है, घटोतरी हो रही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू r। r क्या है? b माइनस डी, यानी कि रेट ऑफ इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ये सब कैसे आया अभी जानने का वक्त नहीं है, अभी रिवाइज करने का वक्त है। n का मतलब आज की पॉपुलेशन कैसे है, और इसी को इंटीग्रेट वगैरह करके सॉल्व करते हो तो nt इक्वल टू एन नॉट की पावर ये rt फॉर्मूला आ जाता है। और इसीलिए देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला आएगा, तभी जो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, तभी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में ए वाला ग्राफ जो है वो आपको ऐसे करके मिलता है। समझ आ रही मेरी बात? बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मैं कैसे ना कैसे आपको पर रिवाइज करवा के ही छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। ई जो है वो आप जानते हो मैथमेटिक्स का एक टर्म है, b माइनस डी इक्वल टू आर होता है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। r की वैल्यूज कुछ आपको ध्यान रखनी है, r की कुछ वैल्यूज होती हैं, r की वैल्यू 0.015 होती है नॉर्वे रेट के लिए, ठीक है, नॉर्वे रेट के लिए 0.015, किसके लिए? नॉर्वे रेट के लिए, 2-3 बारी बोल रहा हूँ, 0.015 नॉर्वे रेट के लिए होती है। और फ्लोर बीटल के लिए होती है 0.12 होती है फ्लोर बीटल के लिए, ठीक है, मतलब ज्यादा है, फ्लोर बीटल की ज्यादा है। और
0.015 होती है नॉर्वे रेड के लिए, ठीक है। और ह्यूमन पॉपुलेशन की 1981 में ह्यूमन पॉपुलेशन की थी कितनी है, कितनी दे रखी है, 0.0205, ठीक है। 1981 में ह्यूमन पॉपुलेशन की थी 0.0205, 0.0205 ये ह्यूमन पॉपुलेशन की थी 1981 में। दिस डाटा यू हैव टू रिमेंबर, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नॉर्वे रैट के लिए 0.015, फ्लोर बीटल के लिए 0.12, ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए 1981 में 0.0205 थी, ओके। इसको हम इंटीग्रल फॉर्म ऑफ, ठीक है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या देते हैं, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन। तो देखो पढ़ लेते हैं। एनी स्पीसीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेज कंडीशंस कैन रीच इनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ शॉर्ट टाइम। कि भैया अगर इनॉर्मस अमाउंट में क्या मिल रहा है, खाना मिल रहा है, तो बहुत छोटे से टाइम में क्या हो जाता है, इसका मतलब वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में यही होता है। इसके कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके कर्व को, एक्सपोनेंशियल के कर्व को, एक्सपोनेंशियल के कर्व को हम लोग जे शेप कर्व कहते हैं, ठीक है, जे शेप कर्व, जे शेप कर्व कहते हैं। उसके बाद लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल आता है, इसमें के आता है सबसे पहले। के कहते हैं हम कैरिंग कैपेसिटी को, कि भैया कितने टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को नेचर जो है सह सकता है, इसको हम कहते हैं नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी या के सिंपल कैरिंग कैपेसिटी बोल देते हैं। और इसमें जो होते हैं इसके तीन, इसके ग्राफ के तीन मतलब वो होते हैं, समझ रहे हो, तीन पार्ट्स होते हैं। इसका ग्राफ एस शेप होता है ना, सिग्मॉइड, हटा दूं इसको, बहुत लंबा चैप्टर है ये, मैंने बताया था थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट और लॉन्गेस्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, 12th एनसीईआरटी का। हाँ तो देखो भाई, इसमें है कि हाँ तो तीन फेज होते हैं, तीन फेज होते हैं। एस शेप कर्व है ना, ऐसा कर्व होता है ना, ऐसा कर्व होता है। तो देखो फेज ऑफ एक्सीलरेशन एंड डी एक्सीलरेशन एंड फाइनली एसिम्पोट, यस। तो मतलब तीन फेज आप लोग समझते हो। एक तो है पहले लैग फेज, फिर आता है लॉग फेज, और फिर आता है स्टेशनरी फेज। ये तीन फेज होते हैं ग्राफ के। आपने पहले भी कहीं ना कहीं वहां भी पढ़ा होगा, प्लांट ग्रोथ में भी, है ना, जो 11th का चैप्टर है, स्टेशनरी फेज। तो लैग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी फेज, ये तीन फेज होते हैं। तो लॉग फेज का को एनसीईआरटी ने एक्सीलरेशन फेज कहा है, इसने जैसे ऐसे बोल दिया, एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेशन एंड फाइनली एसिम्पोट। एसिम्पोट इसने वर्ड यूज किया है, एसिम्पोट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। एसिम्पोट वर्ड को आप ध्यान रखोगे। एसिम्पोट का मतलब क्या है, जब पॉपुलेशन डेंसिटी जो है कैरिंग कैपेसिटी के इक्वल हो जाता है ना, मतलब ये जो कांस्टेंट आ जाता है, तो उसको हम एसिम्प्टोट कंडीशन बोलते हैं, एसिम्प्टोट, ठीक है। तो खैर लॉग फेज को इसने एक्सीलरेटिंग फेज बोला है, लैग फेज को एक्सीलरेटिंग फेज बोला है, और एसिम्प्टोट को जो बोला है वो स्टेशनरी फेज को इसने एसिम्प्टोट फेज बोल दिया, जब नेचर की कैरिंग कैपेसिटी के इक्वल क्या हो जाता है, ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं, पॉपुलेशन हो जाती है। एन वर्सेस टी ग्राफ है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी वर्सेस टी ग्राफ है। एन मतलब जैसे मैंने बताया था, एन क्या है, टुडेज पॉपुलेशन, तो वही पॉपुलेशन डेंसिटी कि भैया आज कितनी पॉपुलेशन है, उसके वर्सेस हमने ग्राफ प्लॉट किया है, आज की पॉपुलेशन के वर्सेस किया। ऑब्वियसली कल कितनी होगी उसका हमें कुछ नहीं पता, पर आज से हमने क्या किया है, ग्राफ प्लॉट किया। और इसमें लिखा भी है कि लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल जो है वो मोर रियलिस्टिक होता है, ज़्यादा असली होता है, क्योंकि ज़्यादातर रिसोर्सेज, ज़्यादातर क्या, हमेशा ही रिसोर्सेज क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, ठीक है। ओके, तो ये सब मैंने बता दिया है आपको। और इसका कर्व कैसा होता है, सिग्मॉइड कर्व होता है, एस फेज का कर्व होता है, ये भी बता दिया, इसकी इक्वेशन भी बता दी, dn by dt इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाई के। के क्या है, नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी, बता दिया मैंने सब आपको, इसका ग्राफ बता दिया, ठीक है। अब फाइनली आ जाते हैं टॉपिक पर, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। इसमें भी कुछ छोटी मोटी बातें हैं,
वो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस में भैया देखो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी कि पॉपुलेशन जो इवॉल्व हो रही है ये अपने आर को, जो आर हमने बताया था ना, हाँ, ये अपने आर को इंक्रीज करने के लिए हो रही है। आर क्या था, बी माइनस डी। इस आर का नाम क्या होता है, मतलब यहाँ तो जैसे इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज दे रखा है, और इसका नाम जो है आगे लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में रिप्रोडक्टिव फिटनेस बोलता है। इस आर को क्या बोलता है, वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस बोलता है कि भैया पॉपुलेशन जो है अपने आर को मैक्सिमाइज करने में लगी हुई है। हमेशा ये जो पॉपुलेशन इवॉल्व कर रही है ये अपने आर को मैक्सिमाइज करने में लगी हुई है, ज्यादा इंडिविजुअल्स पैदा करने में, ज्यादा अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने में लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद और इसके लिए वो अलग अलग स्ट्रेटेजीज अपनाती हैं, जैसे कि स्ट्रेटेजीज क्या क्या होती हैं कि भैया देखो कुछ बंदे जो होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो लार्ज नंबर प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनिज्म। ये आपको ये बस बात ध्यान रखनी है और कुछ नहीं ध्यान रखना कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो तो जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ एनसीईआरटी की लाइन को, कि कुछ ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में एक ही बार ब्रीड करते हैं, जैसे कि पैसिफिक सैल्मन फिश और बैम्बू। ये एग्जांपल ध्यान रखते हैं। बैम्बू तो आपने फर्स्ट चैप्टर में भी किया होगा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में भी, है ना। और यहाँ पर एक आपको ये भी ध्यान रखना है, पैसिफिक सैल्मन फिश, ये भी क्या करते हैं अपनी पूरी लाइफ में एक ही टाइम इंटरब्रीड करती है, ठीक है। वहाँ से मराइन वाटर से फ्रेश वाटर में जाती है, फ्रेश वाटर में बच्चे देते हैं और फिर मर जाती है ऐसे, ठीक है। लाइफ टाइम में एक ही बार रिप्रोड्यूस करती है, जबकि बाकी जो है वो बहुत बारी करते हैं। बाकी में मतलब एग्जांपल दिया एनसीईआरटी ने खाली बर्ड्स और मैमल्स का। और उसके बाद कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं और बहुत सारे पैदा करते हैं, स्मॉल साइज करते हैं और बहुत सारे करते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन से, ऑयस्टर्स और पेलाजिक फिशेस। स्मॉल साइज करते हैं और बहुत सारे करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, ऑयस्टर्स और पेलाजिक फिशेस। और कुछ होते हैं जो बड़े ऑर्गेनिज्म मतलब बड़े साइज के ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं और थोड़े नंबर में करते हैं। इसके एग्जाम्पल आप जानते हो बर्ड्स और मैमल्स हैं, ठीक है। तो बर्ड्स और मैमल्स जो है लाइफ में एक बार ही रिप्रोड्यूस करते हैं, लाइफ में एक से ज्यादा बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल भी है। और बड़े साइज के ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं और कम नंबर में करते हैं, इसके एग्जाम्पल भी। बाकी ऑयस्टर और पेलाजिक फिशेस किसका एग्जाम्पल है, छोटे ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं, लार्ज नंबर में पैदा करते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, है ना। लास्ट टॉपिक पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, ये आपको मिलेगा अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में मैंने बाकी सारा चैप्टर तो कवर कर दिया, और पॉपुलेशन इंटरेक्शन आपको अगले लेक्चर में मिलेगा, ठीक। तो इतना पढ़ो, रिवाइज करो। थैंक यू सो मच, बाय।